तो रोटेशनल मोशन के लिए हमने ये बताया था आपको कि कोई भी रिजिड बॉडी जब रोटेशनल मोशन करती है तो किसी एक्सिस के अबाउट उसके सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं डिफरेंट रेडियाई में, लेकिन उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो सेम होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। हमने ये बताया था कि ओमेगा जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और हमने ये भी कहा था कि जो एक्सिस वाला पॉइंट है, एक्सिस पे जो पार्टिकल होगा वो रेस्ट में होगा, बाकी सब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहां तक की बात हमने आपको बताई थी। अब इसमें जो है आपको रोटेटरी मोशन में कुछ बातें और ध्यान रखनी है। जैसे एक टर्म होता है कि मोमेंट, किसी चीज का जब हम मोमेंट लेते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो मोमेंट क्या होता है ये समझते हैं पहले, क्योंकि एंगुलर मोशन या रोटेटरी मोशन हम बिना मोमेंट के नहीं सीख सकते। मोमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है, खास करके जैसे हम एक टर्म लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसी मोमेंट ऑफ फोर्स को एक नई फिजिकल क्वांटिटी, एक नया टर्म देते हैं जिसको हम टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम कहीं पर जैसे फोर्स लगा रहे हैं, ये F, ठीक है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फोर्स की, ये जैसे यहां से 90 डिग्री पे ये जो R डिस्टेंस है ये 90 डिग्री है, ये R है यहां से दूरी, ये तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट ऐसा होगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इसका इफेक्ट कुछ रोटेशन टाइप का होगा। अगर ये इसी पॉइंट से अगर ये फोर्स जा रहा होता तो ये इसको लीनियरली क्या करता, ट्रांसफॉर्म करता। लेकिन अगर क्या होता है कि ये इससे 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है और ये कुछ डिस्टेंस से लग रहा है, तो इसमें कैपेबिलिटी आ जाती है जो क्या करता है, इस चीज को रोटेट करता है। इसी बात को हम क्या बोलते हैं कि ये मोमेंट डेवलप हो गया फोर्स के अंदर। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि जो दरवाजे होते हैं उन एक्सिस के अबाउट हिंज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, एक एक्सिस पर उनका हिंज बनाया जाता है और हिंज से जो डोर को बंद करने के लिए कब्जे लगाए जाते हैं वो हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऐसे लगाए जाते हैं। अगर उसी हिंज के पास कब्जे लगा दिया जाए तो आप उनको खोल बंद, क्या उनका तो लाइन ऑफ एक्शन उसी पर्टिकुलर लाइन के लॉन्ग हो जाएगा, तो उनमें स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी। लेकिन जैसे हम कब्जे से दूर क्या करते हैं, फोर्स लगाने के लिए बनाते हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स उनसे 90 डिग्री पे लगता है, जिसकी वजह से जो दूर है वो एक फिक्स एक्सिस के अमाउंट क्या करता है, रोटेट करता है, घूमता है। तो ये जो रोटेशन की एबिलिटी डेवलप होती है ये ड्यू टू द मोमेंट इन द फिजिकल क्वांटिटी, और खास करके फोर्स जैसे फिजिकल क्वांटिटी के मोमेंट को ही क्या बोलते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो ये क्या होता है, टॉर्क टाउ जो होता है इट विल बी R क्रॉस F, या हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ इसको देखेंगे तो ये होता है। ठीक है, या अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि ये यहां से कोई डिस्टेंस R है या L है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो आप ये देखेंगे कि इस पॉइंट पे लगने वाला जो परपेंडिकुलर फोर्स है, अगर F इधर लग रहा है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी इस तरीके से। ये बात आ रही समझ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी जो आएगी वो क्या होगी, वो ये होगी। अगर ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर इसकी डायरेक्शन में है ऐसा,
ये आर है या एल है, तो आप देखेंगे इनके बीच का अगर हम एंगल इसको आगे बढ़ाएंगे तभी दो वेक्टर के बीच का एंगल आएगा, ये थीटा, ऐसा समझ आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 है तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर साइन थीटा हो जाएगी, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर कॉस थीटा हो जाएगी। तो यहां से अगर आपसे टॉर्क पूछा जाएगा तो आप ये बोलेंगे कि टॉर्क टाउ जो होगा मैग्नीट्यूड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में क्या होगा फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हुआ आर साइन थीटा इनटू एफ। और अगर इसी को वेक्टर फॉर्मेट में देखेंगे तो आप ये बोलेंगे, वेक्टर मैंने पढ़ाया है, क्रॉस प्रोडक्ट आपके इस टॉपिक में दिया हुआ है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है, कहां पर, वेक्टर में जब पढ़ाया था। तो ये क्या होगा कि आर साइन थीटा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई इनटू एफ, और आप जानते हैं जब दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट लेते हैं और उनमें साइन आ रहा होता है और तीसरा भी वेक्टर क्वांटिटी है तो वो उनके किससे आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट से आता है तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी। अगर हम इसकी बात करें तो आप ये देखेंगे कि इनका अगर ये पोजीशन वेक्टर इधर है और ये फोर्स इधर जा रहा है तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए वो इनवर्ड आएगा, अंदर की तरफ लाइन ऑफ एक्शन आएगा। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट आएगा वो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो आर क्रॉस एफ से आए या एफ क्रॉस आर से आए, तो इनवर्ड टेंडेंसी जो होती है वो आर क्रॉस एफ से डेवलप होती है। तो मतलब अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे हम तो वो क्या आएगा, आर क्रॉस एफ आएगा। तो इसमें कई सारे तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो वेक्टर के फॉर्मेट में वेक्टर प्रोडक्ट पूछ सकता है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, तो आर क्रॉस एफ, आर को आई जे के टर्म्स में दे देगा, एफ को आई जे के टर्म्स में देगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लेगा, एक तो ये है। दूसरा आपको जगह जगह टॉर्क निकालना होगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क कहते हैं। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, एक एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस एफ होगी, और आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ होगा। और आर से एफ की तरफ क्रॉस करने के लिए हमने तरीका बताया था, अपने दाहिने हाथ को क्या करेंगे, इस तरीके से ओपन करेंगे कि इनके थंब में और ये फोर पैरेलल फिंगर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस वेक्टर को क्रॉस करना होता है उसकी तरफ ये पैरेलल फिंगर फैलाते हैं, और जिससे क्रॉस करना होता है उसकी तरफ कर्ल करते हैं। तो थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स लाइक दिस। तो आर क्रॉस एफ करेंगे, तो आर क्रॉस एफ करेंगे इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इन दैट केस। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे वहां पर क्या होता था, किसी भी बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर होता था या फिजिकल क्वांटिटी होती थी वो फोर्स होती थी। सिमिलरली इन द रोटेटरी मोशन टॉर्क इज रिप्लेस्ड बाय फोर्स। यहां पर जो काम वहां फोर्स करता था सारा काम यहां पर क्या करेगा, टॉर्क करेगा। नोट करिए इसको। तो यहां से आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो ये एक एंगुलर पैरामीटर है, जो काम वहां टॉर्क फोर्स का होता था वो काम यहां टॉर्क करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये तो मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का मोमेंट लेंगे तो इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंट लेंगे आपकी बात किस फिजिकल क्वांटिटी का, मोमेंटम का। तो मोमेंटम अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो सारा चीज वैसे बनाना कि आर वेक्टर है और ये हमने लगा दिया आपका मोमेंटम पी, ये लीनियर मोमेंटम है। तो आप कहेंगे कि इस आर वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे ये, और इनके बीच में अगर ये एंगल थीटा है तो फिर से वही सारी चीजें, और ये पोजीशन
यहाँ से इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर आर साइन थीटा हो जाएगी, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम आएगा इसी को हम एम बी भी कहते हैं। तो ये आपका एल जो आएगा ये हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू पी, आर साइन थीटा इंटू पी हो जाएगा, या इसको हम आर परपेंडिकुलर इंटू पी ऐसा भी लिख सकते हैं, या इस एल को अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका आर क्रॉस पी। या एल के मैग्नीट्यूड को अगर हम लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एल ये हो जाएगा आर परपेंडिकुलर, और पी को हम लिख सकते हैं एम इंटू बी। तभी आप एल को एम बी आर लिखते हो, जहां पर आर क्या होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, अदरवाइज ये आर क्रॉस पी होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब लीनियर मोमेंटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा। या एल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं एम टाइम्स आर क्रॉस बी, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम है। इसमें भी वही सारी समस्याएं हैं कि अगर आप में इसमें कई तरीके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए कि आपको वेक्टर दोनों दे देगा और क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लेगा, एक तो ऐसा क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका सीधे सीधे इसके बीच के एंगल को देकर के पूछेगा, जैसे ये है साइन थीटा। तो ये दूसरा एक मोमेंट वाला वेक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे वहां लीनियर मोमेंटम में और लीनियर मोमेंटम में और फोर्स में रिलेशन होता था कि कहीं पर भी जो है जो नेट फोर्स होता था वो चेंज इन मोमेंटम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि नेट जो टॉर्क होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के लिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू नेट टॉर्क। वहां क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू क्या था, नेट फोर्स था। क्लियर है ना। तो सारी चीजें यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर होंगी, किसके, जैसे वहां फोर्स के लिए होती थी वैसे यहाँ टॉर्क के लिए होगी। ये सारी इक्वेशन आपको उस तरीके से कोरिलेट करनी पड़ेगी। मतलब आर क्रॉस बी इंटू एम ये एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर पैरामीटर है। क्लियर है। तो ये भी उतना ही वैलिड होगा जितना कि क्या वैलिड होता है, फोर्स वाला। मतलब अगर हम इसको ऐसा लिखें कि dl ओवर dt विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट टॉर्क। टाउ नेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नेट टॉर्क कहीं पर इक्वल होगा dl ओवर dt के। या लार्ज चेंज की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज चेंज के लिए क्या होगा, यही नेट टॉर्क डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। या नेट टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर, नोट करिए इनको। इससे पहले जब हम आपको सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे थे तो सारी चीजें हमने एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म्स में बताई थी कि जो मोशन होगा, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन का अगर हम कंपेरिजन करें तो इधर हम रोटेटरी मोशन लिखते हैं और इधर ट्रांसलेटरी मोशन।
रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन का अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो रोटेशन में यही जो नेट टॉर्क होगा वो होगा dl/dt, जबकि ट्रांसलेटरी मोशन में नेट फोर्स क्या होगा, ये होगा dp/dt। क्लियर? यहां पर हमने बताया था कि नेट टॉर्क अगर तीन टेंडेंसी है, जो नेट टॉर्क होता है किसी भी बॉडी पर वो रिस्पॉन्सिबल होता है अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है तो अल्फा के लिए आई अल्फा होता है, अभी आगे बताएंगे कैसे होता है। ये अगर आई कांस्टेंट है तो ये आई अल्फा होगा, जबकि इसके केस में, फोर्स के केस में आपको याद होगा हमने कहा था कि नेट फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ था ये, अगर मास कांस्टेंट हो तो ये बताया था। और फिर यहां से हमने कहा था कि अल्फा जो होता है ये मोशन को डिसाइड करता है, जैसे यहां एक्सेलरेशन मोशन को डिसाइड करता था। एक्सेलरेशन मोशन को कैसे डिसाइड करता था, आपको याद हो तो तीन तरीके से डिसाइड करता था। एक तो यह था कि जब एक्सेलरेशन 0 हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो हम जो यूज करते थे वो बिल्कुल एलिमेंट्री फॉर्मूला यूज करते थे। वेलोसिटी जो होती थी वो s/t या s=vt डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते थे। और एक दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो देन हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते थे, क्योंकि वो इक्वेशन ऑफ मोशन आया ही था कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कंडीशन पर। मतलब v=u+at अगर आपको याद हो, s= था ut +12at², और ये था v²u²+2as। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात हमने ये बताई थी, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो इस वेरिएबिलिटी के लिए आपको बताया था कि डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उसमें रिलेशन भी हमने समझाया था कि पर्टिकुलर स्टैंड पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा या जो वेलोसिटी होगी वो होगी ds/dt या dx/dt, अगर याद हो आपको तो, जहां पर x डिस्प्लेसमेंट था, और जो एक्सेलरेशन होता था वो होता था dv/dt। या इसी एक्सेलरेशन को हम कहते थे कि इट इज द जस्ट डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d2x/dt²। या इसी का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म्स में रिलेशन था, एक्सेलरेशन v/dv/dx। ये सारी चीजें हमने वहां पर आपको बताई थी जब क्या पढ़ा रहे थे, ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा रहे थे। बिल्कुल सिमिलर चीजें यहां पर भी होंगी। यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा मोशन को, और एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन को डिसाइड करेगा, तो यहां भी मोशन की कैटेगरी क्या होगी, तीन होगी। एक, जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो, और जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा तो यहां पर भी वही चीज आपको यूज करना है, बिल्कुल एलिमेंट्री की, जो ओमेगा होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो θ/t होगी, या थीटा को हम क्या क्या लिखेंगे, सीधे सीधे ओमेगा × t लिखेंगे। और ओमेगा को मैंने आपको बताया था ये होता है 2π/T टाइम पीरियड, या ओमेगा जब हो जाएगा वो 2π × f, जहां f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, पर सेकंड इवेंट है, दिख रहा है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर अल्फा कांस्टेंट हो जाए, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो यहां पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा होगा, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा होगा
कि ओमेगा जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी होगा, ऐसा। थीटा जो होगा वो होगा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरा जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ऐसा। ठीक है, जहां पर अगर हम ओमेगा की बात करें तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा नॉट की बात करें तो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा की बात करें तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और जो थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये सारे एंगुलर पैरामीटर एक्सियल वेक्टर है। तो ये आपको इतनी बात समझनी है दोनों के लिए अलग अलग। ठीक है, नोट करिए इसको। कर दें। अब जैसे यहां पर वेरिएबल के लिए हमने बताया कि dx ओवर dt, वैसे वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए यहां भी जगह नहीं, अभी लिख देते हैं इसको बेटा के। वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात यहां करेंगे तो अल्फा अगर वेरिएबल है तो ये फॉर्मूले हमको लगाने पड़ेंगे कि जो ओमेगा होगा वो डी थीटा ओवर डी टी होगा, या हम अल्फा को डी ओमेगा ओवर डी टी लिखेंगे, ऐसा। या हम अल्फा को ये भी लिख सकते हैं डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, या हम अल्फा को ये भी लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा ओवर डी टी, डी ओमेगा ओवर डी थीटा। यहां पर ये डी बी ओवर डी एक्स है, तो अल्फा जो होगा ये होगा ओमेगा डी ओमेगा ओवर। ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आई है वो इन्हीं से सारे फॉर्मूले से आई है। शुरू में जब काइनेमेटिक्स हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पर ये सारी डिटेल मैंने बताई भी थी कि कैसे आती है। ठीक है, जब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा रहे थे तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब इसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसी सिमिलर आते हैं जैसे काइनेमेटिक्स में वेरिएबल के लिए पूछेगा तो आपको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कांस्टेंट के लिए पूछेगा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। A particle या rigid body rotating about in axis about its axis with constant angular velocity. Constant angular velocity.
with constant angular velocity 5 radian per second. Find angular displacement after 9 minutes. ये क्वेश्चन है जिसे आपको लगाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट और उसका क्या कांस्टेंट है विद एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। ये लाइन आपको अगर सही से आती है तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हुआ इसका मीनिंग जो हुआ वो ये हुआ कि यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन वो क्या है 0। ये पहली वाली केस हुई, तभी तो क्या हो सकती है वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला लगाना है थीटा के लिए वो सीधे सीधे ओमेगा इंटू टी लगाना है, जैसे वहां बी टी लगाते थे, या ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी लगाना है। ये आपको सॉल्व करना इस तरीके से। अरे बात समझ में। और यहां से अगर आपको थीटा निकालना है, ओमेगा आपको दिया हुआ है, टी आपको दिया हुआ है 9 मिनट, तो 9 मिनट को आप इसमें कन्वर्ट करेंगे पहले सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 9 इंटू 60 ये आ जाएगा सेकंड। और यहां से फिर हमको थीटा निकालना है, तो थीटा क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। ओमेगा आपको 5 दिया हुआ है, इंटू टी की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 60, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 इंटू 60 इंटू 5, ये 5 ये हो जाएगा 0 और 9 6 जा 54, ये 540 रेडियन आएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 500, 5 4 जा 22 और 5 5 जा 25 और 2 27, तो इतना रेडियन के आसपास आएगा। थीटा इतना रेडियन आ जाएगा, देख लेना सॉल्व करके, ऑलमोस्ट यही आना चाहिए, नोट करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड एक कर लेते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज, दिख रहा है यहाँ, एंगुलर स्पीड of a motor wheel motor wheel is increased from 1200 RPM to 1200 RPM। भी बताते हैं RPM क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। RPM टू
3120 आरपीएम टू 3120 आरपीएम, ये इन 16 सेकेंड, इन 16 सेकेंड। इसका पहला पार्ट है व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसी क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, और अगर हम एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, अज्यूमिंग एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म angular acceleration to be uniform, अगर ऐसा है तो आप बताइए कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज, देन इसका सेकंड पार्ट है कि हाउ मेनी revolutions does the engine make during this time, तो इस टाइम में कितना रिवॉल्यूशन वो बनाएगा, मतलब आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताने, ये ठीक है, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील, ये इंक्रीज कर रही है इतने आरपीएम से इतने आरपीएम तक, ठीक है, और अगर इतने आरपीएम से इतने आरपीएम पर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब चेंज हो रही है स्पीड, और चेंज कैसे हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन से किसी चेंज हो रही होगी। तो आपको वही एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन है, तो वो एक्सेलरेशन आपको निकालना है। और मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा का मतलब होगा, अगर लार्ज चेंज की बात करें तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन डेल्टा टी, ये। अब यहां से सबसे पहले आपको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मालूम होना चाहिए। तो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 बोल रहा है कितना, 1200 आरपीएम से कितना हो जा रहा है, 3120 आरपीएम, इतना रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट को हम रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि 1200 रिवॉल्यूशन है पर मिनट, ये पर मिनट है, तो इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 अपान पर सेकंड का मतलब अपान में 60 हो जाएगा, ये क्यों है। तो ओमेगा 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो पर सेकंड कितनी आ जाएगी, ये इससे कैंसिल होगा, 6 2 जा 12, ये 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा, या इसी को हम रेडियन पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, और रिवॉल्यूशन पर सेकंड को अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पर रिवॉल्यूशन का जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 2 पाई का।
तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना रिवोल्यूशन ये जो है रिवॉल्व करना जो है ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे भाई एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन के बराबर एंगल होता है, नहीं समझ रहे हो? अगर मैं आपसे कहूंगा कि एक बार ये पूरा रिवॉल्व करता है तो कितना एंगल कवर करेगा ये, तो ये 360 का करता है और उसी को रेडियन में लिखते हैं तो क्या होता है, ये 2 पाई होता है। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर करता है, 2 पाई का, तो 20 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल करेगा, 220 इंटू 2 पाई मतलब 40 पाई रेडियन का, और उतना पर सेकेंड। तो इसकी ओमेगा को हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो रिटन एज 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, इस ओमेगा को लिख लेंगे ये 20, तो ये हो जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आपका आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे फाइनल वेलोसिटी को भी लिख लेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, ओमेगा 2। ओमेगा 2 को भी पहले क्या करते हैं, रेडियन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड से रिवॉल्यूशन पर मिनट, फिर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 3120 है, अपान में 60 कर दिया, तो ये क्या हो गया, रिवॉल्यूशन पर सेकंड आरपीएस हो गया। ये यहां से कैंसिल हुआ, ये 6 पंचे 30, 1 31 और 6 दूनी 12, आई थिंक ये 52 हो जाएगा। क्यों, तो ये इतना आरपीएस हो गया, 52 आरपीएस, और इसको रेडियन पर सेकंड अगर हमको लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 52, कितना हो जाएगा, कितना जाएगा लगभग, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, क्यों, और 2 5 जा 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा 2 मालूम हो गया, ओमेगा 1 मालूम हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अपन टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, करके बताइए कितना आएगा अल्फा, पहले से नोट करिए। नोट करो इतना, देखिए इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन डेल्टा टी। तो ओमेगा 2 कितना है, 104 रेडियन पर सेकंड पाई, माइनस 40 पाई रेडियन पर सेकंड अपॉन में टाइम डेल्टा टी 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 64, 64 अपॉन 16 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई रेडियन, सॉरी ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा। कैसे, ये रेडियन पर सेकंड है ऊपर और नीचे सेकंड है, तो पर सेकंड का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, तो 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये तो आपका अल्फा आ गया। अब यहां से आपको क्या निकालना है, दूसरी चीज क्या पूछा है इसमें, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द इंजन मेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है, तो रिवॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं थीटा, और उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। अरे टोटल एंगल जब पता पड़ जाएगा तो एक बार रिवॉल्व करने में रेडियन में एंगल जो यूज होता है वो 2 पाई का होता है, तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता पड़ जाएगा। तो ये पूछ रहा है, तो पहले रेडियन में एंगल निकाल लेते हैं। तो रेडियन में एंगल निकालने का मतलब पहले थीटा निकाल लेते हैं। तो आपको अल्फा मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, तो 16 सेकंड पे क्या हो जाएगा ये पता पड़ जाएगा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कह रहा है कि अज्यूमिंग द अल्फा कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म अल्फा के लिए कांस्टेंट अल्फा के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जिसमें थीटा हो। तो थीटा वाला यही ना, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू टी स्क्वायर।
ये फॉर्मूला आपको लगाना है तो थीटा रेडियन में आ जाएगा। ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल ओमेगा 1 कितना है 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। टाइम कितना बता रहा है 16 सेकेंड प्लस में हाफ। अल्फा की वैल्यू कितना निकाली थी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर 16 इंटू 16। यहाँ से थीटा निकल आएगा, थीटा निकाल आएगा तो 2 पाई से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड भी निकल आएगा, सॉरी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी निकल आएगा। तो इसमें 2 पाई को वैल्यू नहीं रखनी है, अपान में 2 पाई से डिवाइड करना, कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा कितना 16 4 जा 64 0 पाई इतना, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ, ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 16 का कितना होता है, ये 16 दोनों 32 कर लेते हैं पहले इसको, 32 इंटू 16 पाई 32 इंटू 16 512 पाई, ये पूरा आएगा 512 जो कुछ भी आएगा। तो थीटा निकाल के ये वैल्यू रख करके क्या कर लेंगे, रिवॉल्यूशन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर पूछा जाए कि कितना रिवॉल्यूशन है तो क्या करेंगे 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, रेडियन में आएगा, और 2 पाई रेडियन में एक रिवॉल्यूशन होता है, तो इतने में कितना रिवॉल्यूशन होगा 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए थीटा अपान 2 पाई कर देंगे। क्लियर है, ये नोट कर, ये करके इस पे सीधे आपको 2 पाई से डिवाइड कर देना। आ रहा है समझ, इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टर्म पे बताते हैं।